ओके आज का फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 26 नंबर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली। देखो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एक्चुअल में देखा जाए कि उस पर्सन के एम्प्लॉयमेंट की वहां जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है। यानी कि एक्चुअल में जो आउटपुट है प्रोडक्टिविटी है वो पर्सन को हम वहां से हटा भी लें तब भी प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पहला जो कह रहा लार्ज नंबर ऑफ पीपल लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, नहीं, ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड नहीं होता। अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल, मे बी वो सिचुएशन हो सकता है लेकिन हम स्ट्रिक्ट सेंस में देखेंगे कि कौन सा मोस्ट सूटेड है। ऑब्वियसली यदि कोई भी एक्चुअल में देखा जाए तो कहीं किसी को रोजगार उपलब्ध नहीं है तो तभी शायद यहाँ वर्क कर रहा है, लेकिन ये हमारा प्रॉपर डेफिनेशन में नहीं होगा। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज लो। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स इज लो। तो देखो जो हमारा एक तरह से सी और डी में ही एक तरह से सही होगा और ये गलत होगा। इनफैक्ट देखो तो एक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर का मतलब क्या होता है कि वन वर्कर को एक्स्ट्रा यदि लगाते हैं तो उसके द्वारा जो प्रोडक्टिविटी होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। जैसे 6 पीपल ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, 6 पीपल से एक और पर्सन को लगा दिए, 7th पर्सन, तो इस 7th पर्सन को न भी लगाते तब भी आपके प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक है कि जबरदस्ती घुस गया है काम करने के लिए। तो ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज लो, ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट। इनफैक्ट ये देखो प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स इज लो, तो ये प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर यदि हम इस बंदे को हटा लेते तो हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा था, तो अब इसको भी ऐड करेंगे तो अगर एवरेज प्रोडक्टिविटी में भी रिस्पेक्टेबल रह सकता है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा बंदा है उसका प्रोडक्टिविटी जीरो है, ये ऑलमोस्ट बहुत कम है कि इसको हटा भी लें तो प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मार्जिनल यानी एक एक्स्ट्रा बंदे को लगा रहे हैं तो उसका ऑलमोस्ट बहुत कम पड़ता है, तो सी मोस्ट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट का ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, सेविंग डिपॉजिट्स विद बैंक और करेंसी। इसमें कह रहा लिक्विडिटी ज्यादा होना चाहिए, तरलता जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे ज्यादा तरल जो है, सबसे ज्यादा लिक्विड जो है वो सबसे पहले होगा। लिक्विड का मतलब है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। ऐसे देखो लिक्विड का क्या मतलब होता है कि उसका जो आयतन तो फिक्स रहेगा लेकिन शेप जो है वो चेंज होते रहता है, तो जैसे लिक्विड है। अब करेंसी, करेंसी सबसे ज्यादा लिक्विड है, क्यों? क्योंकि करेंसी कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, कभी भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। करेंसी को, नोट को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वैलिड करेंसी नोट्स है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ऑब्वियसली अब आपका वो जाली नोट नहीं होना चाहिए या 500 रुपया का वो पुराना नोट ना ले आओ जो कि ऑलरेडी डिमोनेटाइज हो चुका है, तो अदरवाइज जो है वो लीगल टेंडर ऑफ मनी है, कोई उसको मना नहीं कर सकता। तो करेंसी जो है उसका सबसे ज्यादा आपका होगा, वो मोस्ट लिक्विड, कोई भी करेंसी को लेगा, करेंसी के लिए कोई डिनाई नहीं करेगा, तो करेंसी सबसे ज्यादा हो गया। अब उसके बाद करेंसी के बाद यदि देखो तो आपका कौन होता है, करेंसी के बाद एक्चुअल में जो है वो आपका क्या होना चाहिए, वो डिमांड डिपॉजिट होना चाहिए। डिमांड डिपॉजिट क्यों ज्यादा लिक्विड है? देखो सेविंग डिपॉजिट में आपके पास पैसा रहेगा बैंक में आपके अकाउंट में तभी आप निकाल सकते हो, लेकिन डिमांड डिपॉजिट में है क्या कि जिसके पास मान के चलो जिसका करंट अकाउंट है तो उसका डिमांड डिपॉजिट है तो करंट अकाउंट में, तो वो पैसे नहीं भी रहेगा तब भी वो निकाल सकता है, तो उसका ज्यादा होगा। ओके, क्योंकि मान के चलो ना कि कोई करंट अकाउंट रखे हुए है, अब उसके पास क्या है वो पैसे रेगुलर वो ट्रांजैक्शन करता है। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके अकाउंट में एक्चुअल में पैसे नहीं है लेकिन फिर भी वो पैसे निकाल सकता है, तो उसका लिक्विड है इन द सेंस कि जब जाएगा जब वो निकाल लेगा। लेकिन सेविंग अकाउंट में तो मान के चलो कि सेविंग अकाउंट में आपके पास 900 ही है, अब आपको जरूरत एक्चुअल में 1000 पड़ गया, तो आप बोलोगे कि हमारी क्रेडिबिलिटी के आधार पे दे दो, तो नहीं देगा बैंक, क्योंकि बोलेगा कि आप ये जितने हैं मैक्सिमम आप उतने ही निकाल सकते हो। तो उसके बाद क्या आपका होगा, सेविंग डिपॉजिट, तो सेविंग डिपॉजिट उसके बाद है। और टाइम डिपॉजिट में क्या होता है, टाइम डिपॉजिट में बैंक बोलेगा कि जो फिक्स डिपॉजिट आपने कर रखा है तो साल पूरेगा तब हम देंगे, यदि पहले आप निकालना चाहते हो तो हम पेनाल्टी आपके ऊपर लगाएंगे। तो ये आपका 4132। ओके, तो ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट है
इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये देखा जाए तो 2010-11 के आसपास ये फेमस हुआ, उसके पहले इसका यूज नहीं होता था। तो ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, ओपन, इसको ऐसे ये सोचो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका मतलब है कि आरबीआई जो है वो डायरेक्ट सेल और परचेज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो आरबीआई सेल और परचेज करेगी सिक्योरिटी, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे वो सेल और परचेज करेगी। तो देखो, ये बोरोइंग बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक फ्रॉम द आरबीआई, नो। लेंडिंग बाय कमर्शियल, तो देखो ये जो बोरोइंग है कमर्शियल, तो ये क्या करेगा, ये तो जो आपका रेपो रेट है उस पर बोरो करेगा, तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं। लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक्स टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, नो। ये आपका परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई, आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सेल परचेज करेगी, तो इसका शी हुआ। नेक्स्ट है राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस मे बी कॉज्ड बाय। तो किसी चीज का प्राइस किस कारण से बढ़ सकता है, क्या कारण उसका हो सकता है। तो पहला देखो, एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। यस, यदि मनी सप्लाई ज्यादा है तो ऑब्वियसली है प्राइस, जनरल प्राइस बढ़ेगा। जस्ट थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि अभी 7th पे लागू है, जब 8th पे लागू हो जाएगा तो सबका पैसा क्या हो, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब पैसा बढ़ जाएगा तो लोग अधिक सामान का अधिक डिमांड करेगा, तो जब डिमांड करेगा अधिक तो कीमत बढ़ेगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि लोगों के पास यदि पैसे हो जाते हैं तो आप ये करोगे, ठीक है, तो फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, ये भी आपका देखो। अभी बेस्ट एग्जांपल देखो, व्हीट, गेहूं, गेहूं का जितना आपका उत्पादन और जो प्रोक्योरमेंट होना चाहिए वो हुआ नहीं, तो इस वजह से जो गेहूं है उसका प्राइस बढ़ रहा है। तो डिक्रीज एग्रीगेट आपका हो रहा है आउटपुट लेवल में, तो ऑब्वियसली है सप्लाई कम है। तो ये ऑलरेडी हमने लॉ ऑफ डिमांड से देखा, ये भी लॉ ऑफ डिमांड है, ये भी लॉ ऑफ डिमांड है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड। तो इफेक्टिव डिमांड का मतलब ये है कि एक्चुअल में वो डिमांड हो रहा है, और जितना आपका डिमांड था एक्चुअल में, जो डिमांड मीट कर रहा था, डिमांड मीट करने का मतलब है कि कोई भी डिमांड इकोनॉमी में है उसका सप्लाई के साथ मैच होना चाहिए, तो वो इफेक्टिव डिमांड है एक तरह से। तो इफेक्टिव डिमांड बढ़ गया, यानी कि पहले 100 क्विंटल का डिमांड था इफेक्टिवली, अब उसका जो है 110 क्विंटल का हो गया, तो वो तब भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब सही है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आपका ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम्स इज इंक्लूडेड इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, तो कोई भी हमारा, अभी जगदीश कितने हैं करीब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे? सर अभी तो कंफर्म याद नहीं, मैं भूल गया, रिमेम्बर नहीं करता। अरे अप्रॉक्स बताओ सर क्या, नहीं याद आ रहा। $100, नहीं, ज्यादा थे। 1000, 500 ऐसा कुछ था, अभी याद है। $500? 6, नहीं नहीं, 6 मतलब मिलियन बिलियन के पास था। हाँ, $600+ बिलियन, एग्जैक्ट हमको ये भी डेटा ध्यान नहीं है, लेकिन हाईएस्ट एक तरह से 640 के करीब हो गया था, $640 बिलियन के आसपास। तो देखो, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिजर्व का मतलब होता है कि जो आइदर हमारे पास गोल्ड के फॉर्म में या फॉरेन करेंसी के फॉर्म में वो रखा हुआ है, तो वो जो करेंसी के फॉर्म में रखा होगा, तो लोन को कभी भी हम एक्सचेंज रिजर्व के रूप में यानी एसेट के तौर पे नहीं देखते हैं, क्योंकि लोन तो है फिक्स टाइम पे हमको उसको चुकाना है। तो किसी से कर्ज लेकर के आप ये नहीं कर सकते हो ना कि हम इतने रिच हैं, वो आपका अपना बैलेंस होना चाहिए, आपका अपना कोटा होना चाहिए। तो जिसमें जिसमें लोन है वो आप हटा दो, जो ऑप्शन है। तो देखो, पहला इसमें फॉरेन करेंसी एसेट यानी कि डॉलर, मान के चलो कुछ रूबल आपने रखा हुआ है, कुछ ब्रिटिश पाउंड रखा हुआ है, कुछ जापानीज येन रखा हुआ है, ठीक है, कुछ चाइनीज रेनमिनबी रखा हुआ है, तो ये सारे एसडीआर, आईएमएफ वाला और लोन। तो लोन जहां है उसको हटा दो, लोन को हम फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिजर्व में नहीं रखते। इसमें भी देखो, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ आरबीआई एंड एसडीआर, तो देखो ये हमारा सही हो गया। अब इसमें देखो लोन फिर आ गया इसमें, तो ये नहीं हुआ। फिर इसमें लोन आ गया,
तो लोन जहां जहां है उसको हटा दो तो हमारा ऑप्शन आ गया, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन नेचर, यानी सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन किससे होगा। ओके नीलू, इन्फ्लेशन समझ में आ गया है। यस सर। हाँ, अब ये बता दो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन क्या होगा किसमें। देखो इसको ऐसे समझो, इन्फ्लेशन ज्यादा कब होगा, जब पैसा बहुत ज्यादा रहेगा इकोनॉमी में या तो सामान कम रहेगा। तो अभी इसमें पैसे से संबंधित सारा है, तो पैसे वाला पॉइंट देखेंगे, मनी वाला देखेंगे। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, जो पब्लिक से कर्ज लिया गया था वो चुकाया गया। तो किसी का कर्ज चुका रहे हो तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन तो नहीं ना, क्योंकि हमसे पैसा किसी और के यहाँ गया, तो वो आपका बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। अब बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, तो यदि पब्लिक से आप बोरो कर रहे हो बजट डेफिसिट को फाइनेंस, तो ये भी आपका इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि पैसा जितना था उतने मार्केट में रहा इकोनॉमी में, ये भी नहीं होगा। बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, बैंक से भी कर रहे हो तो वो आरबीआई से करते तब डिमेरिट होता, लेकिन बैंक से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब है क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट, अब ये बोलो कि जितना पैसा है, जैसे पहले बचपन में हम लोग भी सोचते थे, सब ऐसा एक टाइम सोचता है कि ऐसा है कि यदि दिक्कत है तो पैसा छाप दो, जितना मशीन क्यों बैठा हुआ रहेगा, उसको प्रिंट करते जाओ। तो बहुत अधिक जब आप प्रिंट कर दोगे और मन जो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रॉपर सप्लाई नहीं रहेगा, तो वो आपका जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, कि जितना घाटा हो रहा है उतना करेंसी प्रिंट कर दो, तो वो आपका सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी होगा। ओके, तो डी होगा। नेक्स्ट का रहा सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी देयर विल बी। तो देखो एक चीज हमने एक दिन बताया था शुरू फर्स्ट वाला क्लास में, कि मनी का प्राइस क्या होता है, एक तरह से उसका इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं, जो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है कि सप्लाई ऑफ मनी सेम रह रहा है, यानी सप्लाई बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मनी का डिमांड ज्यादा होगा, मनी का कीमत ज्यादा बढ़ेगा, और मनी का कीमत क्या है, इंटरेस्ट उसका है। तो सप्लाई तो फिक्स है, लॉन्ग टर्म में आप देखे थे हमने जो ग्राफ दिखाया था कि सप्लाई वाला लॉन्ग टर्म में आपका फिक्स है, तो सप्लाई फिक्स है। अब क्या होगा, तो ए फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइस। अब मान के चलो कि पहला हम क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें है कि फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइस। अब इसको ऐसे समझो कि कोई भी वस्तु है, उस चीज को आप खरीद रहे थे। अब एक तो हो सकता है कि मान के चलो कि पैसा मार्केट में फिक्स है, ठीक है ना, फिक्स है, तो वस्तु कोई भी है, तो उस वस्तु रेगुलर सप्लाई में है, तो एक तो हो सकता है कि जनरली जो है प्राइस लिटिल कम होगा, क्योंकि पैसा लोगों के पास है ही नहीं है, तो पैसा लोगों के पास कम है, सप्लाई ही नहीं है, तो कम हो सकता है, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। लेकिन हम और आगे को देख सकते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है। नेक्स्ट देखो दूसरा का रहा इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, क्योंकि मनी का सप्लाई कम है, तो मनी का डिमांड ज्यादा होगा, होगा ना, तो मनी का डिमांड ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। जैसे किसी के पास 100 रुपया ही है, तो आपको 100 का काम पड़ गया, तो बोलोगे ऐसा है 100 दे दो, मैं 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, वो बोलेगा नहीं मैं 6% दूंगा। तो जिसके पास 100 रुपया हो तो जानता है कि मनी सप्लाई कम है, तो बोलेगा 6 दूंगा। कोई तीसरा आया बोलेगा 10 रुपये मैं दूंगा, तो बोलेगा ठीक 10 रुपये पर, तो ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कभी ये हो ही नहीं सकता, ये टोटली अपोजिट है। एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नहीं, इनफैक्ट मनी सप्लाई कम है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, इनकम भी कम होगा। तो ये तो देखो थोड़ा डाउट जो है इन दोनों में था, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में ऐसा हो सकता है। जस्ट थोड़ी देर के लिए मानो, पहले पहले क्या था कि पैसे कम होते थे, पैसे नए बहुत कम होते थे, चांदी सोने के सिक्के बनाए जाते थे, तो चांदी और सोने के सिक्के लिमिटेड सप्लाई में ही करोगे ना, तो उस वजह से जनरली प्राइस कम। आज के डेट में प्रिंट आप करेंसी ज्यादा करते हो, तो लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो आपका बी होगा। सॉरी। नेक्स्ट आपका है 33 वेंचर कैपिटल, यानी जोखिम पूंजी। देखो
अब इसको जो है, इसको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी वाला देखो कि जोखिम। तो जोखिम क्या है कि कोई नया बिजनेस आप स्टेब्लिश कर रहे हो, जैसे मुकेश अंबानी वाले बिजनेस में आप लगा रहे हो, तो पता है कि वो ऑलरेडी स्टेब्लिश किया हुआ है, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, फॉरेन वॉरेन से पढ़ के आया है, धीरू भाई अंबानी का एक्सपीरियंस है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई मुकेश अंबानी कोई अचानक नया तरीके का बिजनेस ये शुरू कर दे, मंगल ग्रह पर ले जाने के लिए आदमी को, और वहां जाकर के बोले कि हम बिजनेस स्टेब्लिश करेंगे, तो वहां बहुत जोखिम है कि मंगल पर से वो लाभ ही पाएगा लौटा करके कि वहीं छोड़ करके आ जाएगा, तो उसमें पैसा लोग लगाने से डरेंगे। तो वेंचर कैपिटल का मतलब वो होता है जो कोई इनिशियली आप किसी चीज को स्टार्ट करते हो, किसी चीज को, तो उसमें जो प्रॉब्लम होता है, जो एसेट चाहिए, पैसे चाहिए। अब मान के चलो कि मंगल ग्रह पे पता नहीं है ना कि क्या होगा, नहीं होगा, आदमी आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो उसमें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो देखो पहला क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज, नो, लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स। ये होता है कि जोखिम इसमें है ना कि नया कोई चीज कर रहा है तो उसका क्या होगा, सक्सेस फेलियर व्हाटसोएवर, तो उसको हम ये कहते हैं आपका जो वेंचर कैपिटल। तो ये आपका सेकेंड सही है। नेक्स्ट तीसरा, तो आंसर भी हो जाएगा। तीसरा यदि कहता फंड प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज एट टाइम्स ऑफ इनकरिंग लॉसेस, नो, इनफैक्ट देखो जो स्टेब्लिश कंपनी है तो कुछ लॉसेस यदि हो रहा है तो उसको ऐसा नहीं, वो अपना डिफरेंट तरीके से ले सकता है। आइदर वो नए शेयर इशू कर सकता है, या प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता है, या अपने कोई एसेट सेल कर सकता है। नेक्स्ट आपका है फंड प्रोवाइडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिनोवेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, नो ये भी नहीं है, तो बी इसका करेक्ट। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द करेंट अकाउंट। ये ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि करेंट अकाउंट में वो कंपोनेंट आता है जिसका बाय ट्रांजैक्शन होता है। बाय ट्रांजैक्शन इन द सेंस कि यदि हमने कोई गुड्स को सेल किया तो वी विल गेट द डॉलर, इफ वी परचेज समथिंग वी विल गिव द डॉलर। तो इसमें देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड, यस बैलेंस ऑफ ट्रेड इसमें इंक्लूड होगा, क्यों, क्योंकि ट्रेड जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो बोलते हैं वो गुड्स वाले ट्रेड को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो एक करेंट अकाउंट होता है तो करेंट अकाउंट में सर्विसेज रिमिटेंसेस भी शामिल होते हैं, लेकिन सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं तो सिर्फ गुड्स उसमें शामिल होता है, गुड्स भी शामिल होता है मान के चलो सिर्फ, और जो करंट वाले में है तो उसमें गुड्स भी शामिल हो जाएगा, सर्विसेज भी शामिल होगा। सर्विसेज को इनविजिबल कहते हैं, सर्विसेज को इनविजिबल इस वजह से कहते हैं कि एक्चुअल में कोई गुड्स आपने दिया तो वो पता चल रहा है कि यस ये बोरे में सामान भर के आपने दे दिया, बैग में दे दिया सामान, लेकिन कोई मान के चलो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा, किसी को ईमेल पे सॉफ्टवेयर सेंड कर दिया, तो वो तो एक तरह से दिख नहीं रहा है, तो उसको इनविजिबल कहते हैं। तो देखो तो पहला हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड, यस उसमें गुड्स वाला ट्रांजैक्शन आएगा। दूसरा है फॉरेन एसेट, फॉरेन एसेट में नहीं, क्योंकि फॉरेन एसेट कोई भी मान के चलो यहाँ से कोई सेल कर रहा है सिक्योरिटी या कुछ एफडीआई ला रहा है तो वो आपका कैपिटल अकाउंट में आता है। नेक्स्ट देखो बैलेंस ऑफ इनविजिबल, तो ये सर्विसेज हमने ऑलरेडी बोला कि ये सर्विसेज भी करेंट में आएगा, तो ये आपका शामिल, तो 1 और 3 शामिल है। तो देखो जब 1 और 3, 1 जब आपका शामिल हुआ तो ये हट गया, और 2 जब नहीं हुआ तो ये हट गया, 3 जब हुआ तो ये, 4 को हमको देखने की जरूरत ही नहीं है, तो स्पेशल ड्राइंग राइट जो है वो आपका कैपिटल अकाउंट में आता है। तो हमारा 1 एंड 3 करेक्ट। नेक्स्ट का रहा है द टर्म्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी समटाइम्स अपीयर इन द न्यूज आर यूज्ड इन रिलेशन टू। तो ये आपका बैंकिंग ऑपरेशन। अब देखो क्या होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जब बैंकों के पास पैसे कम पड़ते हैं तो नॉर्मल केस में जो आप लेते हो रेपो रेट पे, रेपो रेट पे, अब रेपो रेट पे भी आपके पास कुछ फिक्स कोटा रहेगा। ऐसा नहीं है ना कि अंधाधुंध जितना मर्जी है उतना ले लोगे, तो फिर पता चला कि आपकी कैपेसिटी कम है और आपने बहुत ज्यादा बोरो कर लिया, तो आपका बैंक जो है कोलैप्स कर सकता है, फेल हो सकता है। तो उसका एक सर्टेन कोटा होता है, उस कोटे के बाद यदि आपको बोरो करना है तो आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट पे बोरो करोगे। यानी जस्ट थोड़ी देर के लिए मानो कि रेपो रेट यदि 5% है, थोड़ी देर के लिए, हम अभी ये नहीं एग्जैक्ट अभी मैंने देखा नहीं है कि इस समय कितना है, आप चेक करोगे, लेकिन हम हाइपोथेटिकल एक मान ले कि 5% है। अब 5% यदि रेपो रेट है तो जब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे दोगे तो सपोज आपको 1% एक्स्ट्रा, तो यानी 6% पे आपको देना पड़ेगा।
तो अब नॉर्मल आपको 5% था, अब आपको 6% पे दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली है आप उतने पैसा लोगे जितना काम। अब इसमें भी अनलिमिटेड नहीं है कि ठीक है 6% पे है तो हम अनलिमिटेड, इसमें भी लिमिटेड फिक्स होता है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये होता है जब रेपो रेट वाला जो कोटा आप एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो नेक्स्ट जो बोरोइंग करते हो तो वो बोरोइंग जो है वो आप किस पे करोगे, एमएसएफ पे। अब जो टर्म है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड एंड नेट टर्म किसी में भी होता है तो इसका मतलब देखो, कुछ देर पहले जब हम लिक्विडिटी वाले में डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट हमने एक देखा था, तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि किसी भी समय उससे पैसे लिया जा सकता है। तो डिमांड डिपॉजिट में एक्चुअल में देखा जाए तो दो होते हैं, एक तरह से करेंट अकाउंट और प्लस मान के चलो सेविंग अकाउंट्स भी होते हैं, उसमें ये होते हैं कासा उसको एक्चुअल में बोलते हैं प्रॉपर। लेकिन यदि स्पेशल डिमांड ये है कि इसका मतलब है कि किसी भी समय डिमांड उस पर किया जा सकता है। अब देखो तो क्या है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, तो डिमांड डिपॉजिट और प्लस टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट, तो उसमें नेट नेट का मतलब क्या है, देखो इसमें 14 डेज का पीरियड चलता है, एक फ्राइडे, बीच का फ्राइडे और फिर फ्राइडे, तो यानी फ्राइडे से फ्राइडे 14 दिन वाला जो होता है उसका एवरेज लिया जाता है। अब मान के चलो कि बैंक जो है तो बैंक में डेली डिपॉजिट भी होता है और बैंक से डेली पैसे निकालते भी हैं, तो नेट उस ड्यूरेशन में कितने बैंक के एसेट डिपॉजिट बैंक में है। मान के चलो कि किसी टाइम पे बैंक में 100 करोड़ डिपॉजिट आया, अब 100 करोड़ डिपॉजिट आया, उसमें से 80 करोड़ जो है वो चला गया, तो नेट कितना बचा, 20 करोड़। और बैंक के पास पहले से भी कुछ नेट पड़े हुए हैं, तो मान के चलो पहले से 100 यदि पड़ा हुआ है तो 120 करोड़ इस ड्यूरेशन के लिए एनडीटीएल हुआ, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। लेकिन फिर हो सकता है नेक्स्ट वीक में है पैसे ज्यादा आ जाए और जाए कम, तो एनडीटीएल बढ़ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट फिर हो सकता है नेक्स्ट जो पीरियड होगा उसमें आए कम जाए ज्यादा, तो एनडीटीएल कम हो जाएगा, तो इसको नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट आपका 36 नंबर है, कहा इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पर्पज और पर्पजेज ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट इसको एसएलआर भी एक तरह से मान के चलो कहते हैं, लेकिन स्पेशल यदि देखा जाए स्टैट्यूटरी जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसमें देखा जाए तो एक्चुअल में एसएलआर प्लस सीआरआर दोनों शामिल हो जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक जब हम एसएलआर कहते हैं तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट ये होता है। तो ये क्यों रखा जाता है, ये इस वजह से रखा जाता है ताकि बैंक जो है कि पूरे के पूरे पैसे लेंड ना कर दें। मान के चलो कि 4% हमने सीआरआर के तौर पे रखा और सपोज 19% हमने एसएलआर के फॉर्म में रखा, तो 23% तो ऐसी एटलीस्ट पैसे हैं कि जो उतना पैसे बैंक नहीं लगाएगा, ये ब्याज किसी को देगा। अब यदि पूरे के पूरे पैसे बैंक दे दे तो फिर दिक्कत होगा, फिर बैंक कोलैप्स कर सकता है। बहुत सारा बैंक क्या है, आप उसके बैलेंस शीट को सही से रिकॉर्ड नहीं रखते हो तो दिक्कत हो जाता है, वो अपनी मर्जी से जितना पैसा लगाते हैं। तो वो इस वजह से करते हैं कि टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट एडवांसेस द बैंक कैन क्रिएट, यानी कि बैंक कितना एडवांस दे सकता है, यानी कितना लोन दे सकता है। सीआरआर और एसएलआर जीरो कर दोगे तो बैंक फ्री रहेगा 100% देने के लिए, लेकिन फिर उसमें कोलैप्स करने की। लेकिन सीआरआर पहले देखोगे जो 1991 के पहले सीआरआर मान के चलो 15% हुआ करता था, एसएलआर फॉर एग्जांपल 38.5% था, इसका मतलब 53.5% पैसे ब्लॉक ही हो जा रहे थे, तो बैंकों के पास बहुत कम बचता था लेंड करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अब सेकंड देखो, टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड, एक्चुअल में जो ये है मेनली जो है कि सेफ एंड लिक्विड, तो ये लिक्विड ये इनफैक्ट प्रॉपर इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन केस लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है तो बैंक आरबीआई से ले सकता है, तो उस केस में तो सेफ तो है एक तरह से कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स है, लेकिन जो मेन पर्पज ये फर्स्ट है। सेकेंड वाला यदि देखो लिक्विड, वो दिक्कत नहीं है, लिक्विड के लिए बैंक जो है इंटर बैंक लोन भी ले सकता है, या सिचुएशन आने पे सीआरआर के तहत जो है वो आरबीआई से ले सकता है, तो लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं, आरबीआई के पास ऑलरेडी बहुत पैसे रहते हैं, आरबीआई जब भी चाहेगा तो उस पर वो देता है। ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट तीसरा, तो दूसरा गलत हो गया, तो हमारा ये तीनों ऑप्शन हट गए।
अब तीसरा है टू प्रिवेंट द कॉमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, ये तो आपका ऐसे ही डायरेक्ट गलत, तो ये तो ऐसे ही आपका डायरेक्ट गलत हो गया। टू फोर्स द बैंक्स टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट, इनफैक्ट ये भी नहीं हमारा, तो इनफैक्ट ऐसे तीन तो आपका डायरेक्ट ये खत्म हो गया, तो ये ऐसे ही खत्म हो गया, तो आपका ओनली वन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका है इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज इन द इकोनॉमी। देखो बहुत सारा क्वेश्चन ना हम जब इतना कर रहे हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आप देखोगे कि रिपीटेटिव नेचर का आ रहा है, तो हम बेसिक्स कंसेप्ट एक बार चीजों को समझ जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हमारा फायदा ही हो रहा है। नेक्स्ट करा इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज, तो डिक्रीज इंटरेस्ट रेट यदि हो रहा है तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, नो, इंटरेस्ट रेट यदि कम हो रहा है तो लोग अधिक कंजम्पशन करेंगे ना, सस्ते दर पे लोगों को पैसा मिल रहा है तो अधिक कंजम्पशन करेंगे, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये देखो कि यदि इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हो हो सकता है टैक्स कलेक्शन सरकार का बढ़ जाए क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा, लेकिन हम और ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि क्या ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो हम इसको फिलहाल अभी गलत नहीं करते हैं, मान लीजिए। तीसरा देखते हैं इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, यस ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये होगा या नहीं होगा इस पर हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट लोग अधिक करना चाहेंगे। अब तीसरा है इंक्रीज द सेविंग इन द इकोनॉमी, नो, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तब सेविंग होगा, देखो इंक्रीज इंटरेस्ट रेट हो जा रहा है तो आप सोचोगे चलो बैंक में पैसे रख देते हैं कुछ फायदा ज्यादा होगा, तो ये तो आपका डायरेक्ट हट गया, ए और डी आपका डायरेक्ट एलिमिनेट, लेकिन ये और बी और सी में हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है, तो सी इसका होगा। नेक्स्ट कह रहा है अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब है मान के चलो कि इंडिया में सपोज ये करो कि 18 to 19% एक तरह से टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, तो वो सारे टैक्स को मिला करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी मिला करके मान के चलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोज 10% है या 11% है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, तो कह रहा है डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो, तो जितना टैक्स परसेंटेज जीडीपी के टर्म में आ रहा है वो डिक्रीज यदि हो रहा है तो ये क्या इंगित करता है, तो पहला है स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, यस ये सही है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो हो रहा है, यदि टैक्स अधिक कलेक्ट हो रहा है इसका मतलब है इकोनॉमी बूम कर रहा है, इकोनॉमी ठीक जा रहा है, यदि टैक्स कम कलेक्ट हो रहा है इसका मतलब है इकोनॉमी जो है आपका, अब उसमें एक एक्सेप्शनल कंडीशन होता है कि सरकार जबरदस्ती ये कर दे कि फ्री टैक्सेशन, तो देखो ये नॉर्मल सरकार विदाउट टैक्स के काम नहीं चल सकता है, सरकार को टैक्सेशन मनी चाहिए, इनफैक्ट सरकार तो चाहती है कि अधिक टैक्सेशन, तो ये सही है। नेक्स्ट है लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, तो देखो ये हम लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हम ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो ये आपका नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किसी चीज को कितना पुअर पीपल को देना चाहती है और परसेंटेज ऑफ टैक्सेस कितना रखना चाहती है, वो रिच पे टैक्स लगाना चाहती है, पुअर पे टैक्स, या फिर गवर्नमेंट जो है लोगों को वेलफेयर मेजर्स कितना करती है, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो ये हमारा नहीं होगा, ओनली वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये भी यही चीजें जो हम रिजर्व वाला था, जो स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट उसी पे बेस्ड ये भी क्वेश्चन है, बस वर्ड का चेंजिंग किया है। अब ये है नेक्स्ट इसमें व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द एसएलआर, तो एसएलआर क्या होता है सबसे पहले अभी हम बताते हैं। एसएलआर बाय 50 बेसिस पॉइंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन, एसएलआर का मतलब होता है कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका मतलब है कि जो सीआरआर एक तो रखती है आरबीआई के पास बैंक, तो उस पर ब्याज नहीं दिया जाता है, लेकिन जो एसएलआर होता है उसमें लिक्विड एसेट के रूप में गवर्नमेंट जो आपका बॉन्ड होगा उसके फॉर्म में रख सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसके फॉर्म में रख सकती है, डिफरेंट टूल्स के फॉर्म में रख सकती है, तो वो क्या फायदा होता है उससे, एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है और दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट को बैंक से बोरो करने का मौका मिल जाता है। तो ये यदि कम हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब बैंक के पास अधिक पैसे रहेंगे लोन देने के लिए, तो पहला क्या है इंडिया जीडीपी रेट इंक्रीजेज ड्रास्टिकली, डियर 50 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.5%, अब 0.5% कम हो जाए तो अचानक ड्रास्टिकली जीडीपी नहीं बढ़ जाएगा, ओके ऐसा बढ़ जाता तो 50 नहीं 50 बेसिस पॉइंट नहीं 500 बेसिस पॉइंट कम कर देगा,
तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये पहला गलत आपका हो गया। दूसरा कह रहा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर इकोनॉमी। अब ये देखो, इंटरेस्ट रेट यदि कम हो रहा है तो ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो कम पैसे लाएंगे, तो ये गलत हो गया। तीसरा है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स में कट देयर लेंडिंग रेट। अब मान के चलो कि बैंक के पास थोड़ा ज्यादा पैसा हो गया लगाने के लिए, तो हो सकता है 0.1% ब्याज रेट कम कर दे, 0.01% कम कर दे, थोड़ा कम कर सकता है, तो ये आपका सही है। अब नेक्स्ट कह रहा, इट मे ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम। इनफैक्ट बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ेगा, तो ये आपका गलत, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है कि कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इंप्लाई। तो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी का मतलब क्या होता है कि रुपये को डॉलर में, डॉलर को रुपये में, ओके, उसको हम आसानी से कन्वर्ट कर सके एक दूसरे फॉर्म में। तो कह रहा है बीइंग एबल टू कन्वर्ट रूपी नोट्स इनटू गोल्ड, नहीं, रोड नोट्स में नहीं, रूपी गोल्ड में, इसका वन करेंसी से अदर करेंसी में। तो पहला नहीं, allowing the value of rupee to be fixed by market forces, no, freely permitting the conversion of rupee to other currency and vice versa। तो ये जो है कि जो करेंसी नो रूपी, इंडियन रूपी है, उसको दूसरे करेंसी और दूसरे करेंसी को, मान के चलो कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अमेरिका जाने वाले हो, तो आप अमेरिका में तो इंडियन रूपी लेकर के नहीं जाओगे, वो वहां चलेगा नहीं, तो आप गवर्नमेंट से, आरबीआई से बोलोगे कि हमको डॉलर चाहिए क्योंकि हम अमेरिका जा रहे हैं। तो अब अंधाधुंध डॉलर नहीं, आपका लिमिट है कि आप जाकर के वहां क्या करोगे। तो हर अलग अलग चीज के लिए अलग अलग कोटा बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप एजुकेशन के लिए जा रहे हो, तो आप दिखाओगे कि हमारा ट्यूशन फी इतना है, लिविंग एक्सपेंडिचर इतना है। अब ये बोलोगे कि मैं पढ़ने जा रहा हूं और 500 कार वहां जाकर के खरीदूंगा, तो डियर पढ़ने जा रहे हो तो एक कार मैक्सिमम खरीदोगे ना, 500 कार का काफिला लेकर के चलने की जरूरत नहीं है। या फिर बोलोगे कि मैं जाऊंगा और व्हाइट हाउस पहले खरीदूंगा, उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो वो ऐसे नहीं होगा, लिमिटेड आपका जो हर चीज में। फिर फॉर एग्जाम्पल अब मेडिकल एक्सपेंसेस, मान के चलो कि बोलोगे कि हम किडनी ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं लेकिन पूरा गांव हमारे साथ चलेगा, तो हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा, तो आपको पूरा गांव को ले जाने के लिए नहीं मिलेगा, वो ये मिलेगा कि यस, लिमिटेड अमाउंट्स जो भी हैं वो करने के लिए। तो ये आपका सी हो गया। अब ये डेवलपिंग एंड इंटरनेशनल मार्केट फॉर करेंसी इन इंडिया नहीं है। तो ये आपका 40 क्वेश्चंस हो गया। बाकी जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस हम कल कर लेंगे, तो बहुत सारे चीजें आपके कवर हो जाएंगे। फिर करंट वगैरह का जो होगा तो वो ऑलरेडी हमने बोला कि वो चीजें जो है हम बाद में डिस्कस आपको करेंगे।